नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बात सपाट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है बात सपाट, इसके जरिए हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो विषय हैं उनके विश्लेषण की बात होती है। खबरें जो दिखाई देती है उनके पीछे की हकीकत क्या है, उसके मायने क्या है और आप पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है, इसको हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम बात सपाट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है। ऐसे में दोनों ही प्रदेशों में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, अलग अलग तरह के लोक लुभावन वादे भी उनसे किए जा रहे हैं। और एक बात जो इन दिनों नई दिखाई देती है कि जो नया नवाचार दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि पिछले कुछ एक साल से लगभग जो धार्मिक आयोजन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8 महीने में 2000 लगभग जो है वो कथाओं का और धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो चुका है। ऐसे में आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है, चर्चा में चुनावी साल, चर्चा में कथा काल। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हरिभूमि INS 24/7 के प्रधान संपादक भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपसे हम यही समझना चाहेंगे कि चुनावी साल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एकाएक लगातार जो धार्मिक आयोजन है उनकी एक बाढ़ सी आ गई है। और आज से तो कमलनाथ जी के यहाँ पर भी, PCC चीफ के यहाँ पर भी बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं उनकी कथा का आयोजन शुरुआत हो चुकी है उसकी। ऐसे में ये जो कथाएं हो रही है इसकी भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक तरफ धर्म है, एक तरफ राजनीति है, कैसे इनका समागम देखते हैं? देखिए, ये पिछले 2-3 दशक की सियासत में देश में जो परिवर्तन आया है उसके परिणाम के तौर पर देखना चाहिए। भारत, हिंदुस्तान आस्था का देश है और कहीं ना कहीं धार्मिक गतिविधियां हमारे मानस को प्रभावित करती हैं। अब इसको आप सौभाग्यपूर्ण माने या दुर्भाग्यपूर्ण माने, राजनेताओं के प्रति देश प्रदेश में विश्वास घटा है, वहीं संत महात्मा महंत कथावाचकों के प्रति आस्था बढ़ी है। तो अब राजनेताओं को अपने वोटर को रिझाने के लिए एक उपक्रम दिखाई दिया है, वो है कथाओं का आयोजन। राम कथा का आयोजन करो, भागवत कथा का आयोजन करो, शिव पुराण का आयोजन करो। तो जब वो बड़े बड़े नेता की सभा कराते हैं तो 2-5 हज़ार आदमी जुटाने में पसीना आ जाता है। वहीं इन कथाओं के आयोजन में अगर ठीक ठाक नामचीन व्यक्ति को बुला लो तो 1000, लाख, जिस आंकड़े को चाहो उस आंकड़े तक आप पहुंच जाते हो। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं को ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की कथाओं के माध्यम से वह चुनाव के संदर्भ में अपनी संभावनाओं को बेहतर कर पाएंगे। तो पहले जो कथाएं परलोक सुधारने की भावना के तहत थी, वो कथाएं इसी लोक में अपने आप को तारने के लिए हो रही हैं। परलोक को तारने का नहीं है। भागवत कथा के संदर्भ में जो बताते थे या शिव पुराण के संदर्भ में जो बताते थे, उसके संदर्भ में बताया जाता है कि जब आप ये देह छोड़ेंगे तो उसके बाद में आपको इसका प्रतिफल प्राप्त होगा, आपको इतने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो अब उस फलवल की प्राप्ति के लिए ये कथाएं नहीं है। ये कथाएं तो हर 5 साल में जिस इम्तिहान से गुजरना होता है उसमें कुछ ग्रेस मार्क मिल जाए, किसी प्रकार से अपन उत्तीर्ण हो जाए, इस अभिलाषा के साथ है। और इस नुस्खे को अब कांग्रेस के द्वारा भी पकड़ा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में तो कांग्रेस का ये आरोप ही रहा सनी जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से वोटों को अपने पक्ष में कर ले रही है और उसमें एक माध्यम उसे संत महात्मा कथावाचक दिखते हैं। तो कांग्रेस को लगा कि भाई अपने को क्या दिक्कत है, अपन भी इस रास्ते में बढ़ लेते हैं, अगर वोट मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो कुल मिलाकर अब ये भाजपा को थोड़ा परेशानी देता है। इसीलिए आपने देखा नरोत्तम मिश्रा जी बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, कि कांग्रेस ही चुनावी हिंदू है। क्यों चुनावी हिंदू है? भाई वो उस हथियार का इस्तेमाल करने लगे जिस पर अभी तक हमारा राइट था। तो कहीं ना कहीं ये बेचैनी है जी। लेकिन ये जो बेचैनी है, यहाँ पर एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं जो धर्मगुरु है, चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो या फिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी हो, इनका भी अपना एक समर्थकों का, अनुयायियों का एक बेस है। खासतौर पर जैसे प्रदीप मिश्रा जी के लिए कहा जाता है कि लगभग 90 विधानसभा की जो सीटें हैं महाकौशल निवाड़ की, वहां पर उनका प्रभाव है। और बुंदेलखंड में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है उनका एक प्रभाव दिखाई देता है। तो ये जो अनुयायी है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो अनुयायी है आने वाले वक्त में इनकी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष के प्रति इनका जो रुझान है या झुकाव है वो बढ़ जाएगा? झुकाव के संदर्भ में कोई संदेह की बात ही नहीं है। अब जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं सीहोर के,
जो पिछले 4-5 साल में कमाल की स्थिति उनकी बनी, उनका एक आभा मंडल बना है, शिव पुराण की कथा कहते हैं, वो तो सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं या नरेंद्र मोदी हैं, ये आपका सौभाग्य है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर मोदी हैं तो हिंदू है, अगर मोदी नहीं रहेगा तो कहाँ जाओगे। तो इस प्रकार का संदेश जब उनकी कथा से मिल रहा है तो भाजपा का कौन नेता होगा जिसकी अभिलाषा नहीं होगी कि भाई पंडित प्रदीप मिश्रा की एक कथा अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में हो जाए और इस प्रकार का आह्वान अगर उन्होंने कर दिया तो अपनी बात बन जाए। तो कुल मिला के वो कहानी है। और अगर आपको इसका एक और प्रमाण चाहिए तो आप देखिए नारायण त्रिपाठी के संदर्भ में मैहर में वो एक कथा का आयोजन करा रहे थे, बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, और उसी के साथ उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इसके साथ में अलग विंध्य प्रदेश की मांग के साथ में विंध्य के संदर्भ में अलग पार्टी का गठन करूंगा जी। चूंकि उनकी सियासी महत्वाकांक्षा थी और वो उन्होंने जाहिर भी कर दी तो वो कथा बीच में अटक गई जी। वो हजारों लाखों भक्त उस कथा से वंचित रह गए क्योंकि कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी उस कथा के माध्यम से अपने सांसारिक लाभ का इंतजाम कर रहे थे। अब कहते तो ये भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दखल ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को वहां आने से रोक दिया। तो कहीं ना कहीं इन कथाओं के संदर्भ में जो आदिकाल से चला आया है, अगर आप भागवत कथा के संदर्भ में देखें तो भागवत कथा के संदर्भ में एक लंबा इतिहास है जिसमें बताते हैं कि काकभूषण जी ने कैसे गरुण जी को सुनाई, कैसे शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, और सबसे बड़ा जो उल्लेख आता है वो तो परीक्षित के संदर्भ में आता है कि जब राजा परीक्षित की मौत का दिन तय हो गया तो उस समय पर उनको कथा सुनाई गई। पर अब जो कथा हो रही है वो कथा परमार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राजनेता कथा करा रहे हैं इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं है, पर राजनेता की मंशा इसके पीछे अपने वोटर को धार्मिक प्रेरणा देना, जीवन में सदाचार लाने की दिशा से प्रयास करने के रूप में हो तो ये आनंद का ही नहीं, ये स्वागत का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। पर इस कथा के पीछे मंतव्य साफ दिखाई दे रहा है कि इस कथा के माध्यम से आप अपनी चुनावी वैतरणी को पार करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये कथा मुझे राजनीतिक रूप से लाभ दिला सकती है। खासतौर पर आप देखें कि जैसे ही चुनावी वर्ष आया है इन कथाओं की बाढ़ आ गई है। हर बड़ा नेता कथा का आयोजन करा रहा है। अब कमलनाथ जी के संदर्भ में हम देखें, कमलनाथ जी कब पहली बार सांसद बने थे? 1980 में सांसद बने थे जी। इतने लंबे जीवन काल के अंतर्गत वो इस प्रकार की कथाओं का आयोजन कराते हो हमें दिखा नहीं। बीच में वो सुंदरकांड वगैरह का पाठ जरूर कराए, लेकिन कथा का आयोजन जिस छिंदवाड़ा में वो 43 साल थे वहां पर इस तरीके की कथा का आयोजन ऐन चुनाव से पहले, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि उनको समझ आ गया है कि भाजपा की राजनीतिक सफलताओं में कहीं ना कहीं धर्माचार्यों का, कथावाचकों का योगदान रहा है। तो उन्होंने एक रणनीतिक फैसला लिया है। तो इस रणनीति के तहत ये कथाओं का आयोजन हो रहा है। अब ऐसे समय में मूलतः जिम्मेदारी जनता की है, मतदाता की है। बिल्कुल। कथाओं में रहे पर कथाओं से प्रेरित होकर अपने मत को फैसला ना करे जी, ये सचेत करने की बात है। दूसरी जिम्मेदारी कथावाचकों की बनती है कि उनका काम लोगों को सदाचार पर चलने की प्रेरणा देना है। उनका काम अगर किसी पार्टी विशेष के लिए काम करना है तो फिर वो राजनेता का चोला पहने, भगवा वस्त्र पहनकर अगर वह किसी पार्टी विशेष के संदर्भ में, पार्टी विशेष से आगे न केवल भाजपा, न केवल कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, न बहुजन, किसी भी पार्टी के संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं वो उस व्यास गद्दी का अपमान है जिसको बड़ी सम्मान की निगाह से सनातन धर्म परंपरा में देखा गया है। सनातन धर्म परंपरा में जो ये कथावाचक होते हैं इन्हें व्यास पीठ पर बैठा हुआ माना जाता है। व्यास पीठ से आशय है कि जिन वेद व्यास जी के द्वारा ये तमाम पुराण और भागवत पुराण इन सबको समाज को समर्पित किया गया, उस पीठ पर आप बैठे हुए। तो उस पीठ पर बैठकर अगर आप किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं या किसी दल के एजेंट के तौर पर, प्रचारक के तौर पर भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं यह उस व्यास परंपरा का अपमान है जो व्यास परंपरा इस देश के अंदर एक धरोहर रही है। तो ऐसा साफ तौर पर लगता है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा यही था कि क्योंकि धर्म कहता है कि आपके जो कर्म है उसको आप निष्ठापूर्ण तरीके से जब पूर्ण करते हैं तो ही आप धर्म के एक सही साधक के तौर पर आपको एक पहचान मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो धर्म वाली जब बात आती है तो जो राजनीतिक धर्म है, क्या राजनेता जो उनका धर्म है कि जो जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो वादा किया था, संविधान की जो शपथ ली थी, क्या उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि उतना कार्यकाल उनका इतना मजबूत नहीं रहा, इस वजह से धर्म का सहारा लेना मजबूरी हो गई है? और ये जो अंतर है दोनों चीजों का, क्या ये जनता समझ पा रही है?
जनता समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है इसका पता तो दिसंबर में तब चलेगा जब इसके परिणाम दिखेंगे। लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं राजनेता अपने कर्म के संदर्भ में आशंकित और आतंकित है। अगर उस राजनेता को या उस जनप्रतिनिधि को यह लग रहा है कि उसने 5 साल तक उस जिम्मेदारी का समुचित निर्वहन किया है जो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उसके हिस्से था जी, तो फिर उसे इस प्रकार के साधनों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। पर वो अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में कथा के आयोजन के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति की कोशिश कर रहा है तो साफ दिख रहा है कि उसने अपने काम को ठीक तरीके से नहीं दिया। मंत्री जी अगर ठीक तरीके से अपने विभाग का संचालन किए हैं, अगर अपने विधानसभा की चिंता की है, तो फिर इस कथा के माध्यम से अपना जीवन तारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है ना जी। तो निश्चित रूप से ये राजनेताओं की विफलता को जाहिर करने वाला आयोजन है। मुझे ऐसा लगता है राजनेताओं का धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से ऐतराज नहीं है। गांव देहात में तो जब भी ऐसी रामायण, रामकथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथाएं होती है तो उसमें जनप्रतिनिधि शामिल होने के लिए जाते ही हैं। पर उसमें जाते हैं, अपनी तरफ से आस्था व्यक्त करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं जो एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व है। लेकिन वो आयोजक हुए जा रहे हैं और आयोजक भी चुनावी वर्ष में हुए जा रहे हैं जी। और अतीत में इस प्रकार के आयोजनों के प्रति उनकी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दी है, तो इसलिए उनके ये आयोजन संदेह के दायरे में आते हैं। ये कहीं ना कहीं जिस देश में ये कहा गया कि राजनीति में धर्म का या संप्रदाय का, जिस भी शब्द को इस्तेमाल करना चाहे, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वहां पर इस धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर आप चुनावी गणित को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राजनेताओं की विफलता जताता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को भी उठता है कि ये देश वो था जहां पर राजनेताओं की सभाएं सुनने के लिए केवल और केवल एक लाउड स्पीकर के माध्यम से शहर में मुनादी हो जाती थी और जगह भर जाती थी। आज हालत यह है कि अगर किसी भी राजनेता की जो मसीहा समझा जाए उसकी अगर जनसभा करानी है तो कितने ही किस्म के इंतजामों के उपक्रम लगते हैं। सरकारी तंत्र लगता है जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर आशा कार्यकर्ता तक सबको अचानक उस सभा को सुनने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। दूसरा, कौन कौन से वाहन का इंतजाम नहीं किया जाता है और इसके बावजूद भी संकट बना रहता है कि सभा स्थल भरेगा कि नहीं भरेगा। वहीं दूसरी तरफ राजनेता देख रहा है ये आयोजन बढ़िया है, एक बढ़िया कथावाचक को बुलाओ जिसका ब्रांड है, तो फिर जाके हॉल भरने की चिंता ही नहीं है। अभी भिलाई में कथा हुई थी जी, 2 डोम लगे थे, पता चला 2 डोम और लगाने पड़ गए, इसके बावजूद भी जगह नहीं बच रही थी। रायपुर में कथा हुई थी जी, जिस कथा स्थल को पहले कभी भरा हुआ नहीं देखा गया, वो कथा स्थल कितना छोटा है इसका एहसास प्रदेश को हो गया। तो कुल मिलाकर आयोजनों के संदर्भ में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है उसने राजनेताओं को आकर्षित किया है। राजनेताओं को समझ में आया है कि ये सबसे सुखद, सरल और अचूक उपाय है अपने वोटर के साथ संवाद करने का। वो मंच से भाषण नहीं देता है, पर जब तक कथा चलती है तब तक वो मंच पर जरूर बना रहता है। इसके माध्यम से वो वोटर के मन में अपने लिए जगह पैदा करने की कोशिश कर रहा है, श्रद्धा जगाने की कोशिश और आशीर्वाद पाने की एक लालसा। श्रद्धा तो कथावाचक के प्रति है जी, पर इस कथावाचक को मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए जी, कम से कम इसके एवज में 1 वोट तो तुम मुझे दे सकते हो, इसका वो एहसास कराना चाहता है। इसलिए हर कथा के समय पर आरती अगर हो रही है तो वो नेताजी जरूर दिखाई दे रहे हैं जी, वो जजमान के तौर पर बने दिखाई दे रहे हैं, भले उन्होंने कथा ना सुनी हो जी। कथा के दौरान वो पूरे समय मोबाइल लगाते रहते हैं कि फलाने जी आ गए कि नहीं आ गए, फलाना काम हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन वो मंच पर इसलिए दिख रहे हैं कि जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो श्रद्धालु ये महसूस करें कि देखो नेताजी कितने धार्मिक हैं और नेताजी ने हमारे को तारने के लिए देखो कितना बड़ा आयोजन किया जी। आपने जो कि जिक्र किया नेताओं का, तो मुझे एक अभी याद आया कि हाल ही में जबलपुर में जब प्रियंका गांधी जी आई थी तो उन्होंने नर्मदा की आरती उन्होंने की थी जी, और उस समय उसको लेकर बहुत बात हुई थी। और जब बात होती है कि कांग्रेस के नेताओं की, तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल होता है। और छत्तीसगढ़ की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बाजी पूरी पलटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के रोल में कांग्रेस और कांग्रेस के रोल में बीजेपी है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से हिंदुत्व को अपने एजेंडे में रखा जी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो लंबे समय तक इन दलों ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इस आधार पर अछूत के रूप में जाहिर किया कि देखो ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, ये धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ इस आधार पर इन दलों का विरोध करता था कि ये सांप्रदायिक हमें बताते हैं पर खुद जो है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको मंदिर में जाना तो आपत्तिजनक लगता है, लेकिन
मस्जिद में जाने में इनको ऐतराज नहीं होता है, इनको ईद के मौके पर मस्जिद के बाहर खड़े होकर गले मिलने में ऐतराज नहीं है, लेकिन मंदिर में अगर आरती में शामिल हो रहे हैं तो इस पर इन्हें ऐतराज दिखाई दे रहा है। तो ये सियासत देश में 5-6 दशक तक चली, पर आखिरकार एक बहुसंख्यक जो वर्ग है, जिसको आप सनातन धर्मी कहें, हिंदुत्व से आधारित कहें, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो समर्थन दे दिया जो सत्ता में आने के लिए दरकार था। और 2014 में तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो और वहीं जो अल्पसंख्यक के संदर्भ में कांग्रेस एक समय बड़ी मजबूत स्थिति में थी, उसमें कई हिस्सेदार हो गए। उसमें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी कर दी, लालू जी की पार्टी ने बिहार में कर दी, ममता जी ने बंगाल में कर दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक के तौर पर जिस अल्पसंख्यक को बताया जाता था वो उनका वोट बैंक नहीं रहा। तो अब बदली हुई परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एहसास हुआ है कि वो हमारे रहे नहीं और ये हमें अपना समझते नहीं। तो समझ में ये आया कि भाई इनका हम भी बने। तो इसलिए कांग्रेस ने भी उस रास्ते को अंगीकार कर लिया जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना मोनोपोली मानती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आए, नर्मदा जी की आरती करे तो वो चर्चा का विषय नहीं होता, कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता आके अगर आरती करता है तो भाजपा को अचानक बेचैनी होने लगती है, अरे हमारा हथियार ये भी आजमाने लगे, तो वो उसमें सवाल उठाने लगते हैं। तो प्रियंका गांधी अगर कर रही हैं तो सवाल है, अगर कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं तो सवाल है। जबकि सवाल तो इस बात का है कि आप चाहते थे कि भाई इस देश की संस्कृति सनातन संस्कृति है, इस देश का मूल धर्म हिंदू धर्म है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस सत्य को मानती है, इस तथ्य को मानती है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये आह्वान करना चाहिए कि भाई ऐसे आयोजन और हों, ऐसे आयोजनों के संदर्भ में हम भी समर्थन करेंगे। कमलनाथ जी कथा करा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी भी उसमें शामिल होने के लिए जाए। दरअसल समाज को दरकार तो इसी बात की है कि अगर शिवराज सिंह चौहान कोई कथा कराएं तो उसमें कमलनाथ जी दिखें, दिग्विजय सिंह दिखें। अगर कमलनाथ जी कोई आयोजन दिखा रहे हैं तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय दिखें। समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं ना आप, समाज के अंदर समरसता लाने की बात कर रहे हैं ना। और जिन कथाओं का आप आयोजन कराते हो उसमें समाज के संदर्भ में ये संदेश तो छुपा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलो। राजा के संदर्भ में अपेक्षा क्या जताई गई है, चाहे भागवत हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, उसमें यही चाहा गया है कि भाई सबका कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो फिर आप बेचैन क्यों हैं, क्यों आप चुनावी हिंदू शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये दोनों विरोधाभास हैं। कहीं ना कहीं इनके पीछे एक आशंका है कि जो कल तक हमारे लिए मददगार रहा, कहीं ये हथियार कांग्रेस को मददगार तो नहीं कर देगा। इसलिए कांग्रेस के जिन नेताओं के द्वारा ये आयोजन कराए जा रहे हैं वो सवालों के घेरे में हैं, उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक असुरक्षा आ रही है। बिल्कुल, राजनीतिक असुरक्षा की बात जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि राम वनगमन परिपथ का जिक्र छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होता है। एक भाषा के तौर पर राम जी की जो पहचान छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में हुई है, उससे एक ब्रांड क्रिएट हुआ है भूपेश बघेल जी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो बेहतर काम कर रही है। और वो कई नेता ये कहते भी है बार बार अपने बयानों में कि राम जी के ननिहाल में हमने पहले राम जी का मंदिर बनवाया या उसका उद्धार हम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ ये बताते हैं कि वो सबसे अनुभवी राजनेता हैं भी, क्योंकि तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का उनका राजनीतिक जीवन है जी। और सांसद के तौर पर भी वो पहली बार 1980 में बने थे, तो आज 43 साल हो गए। पर भूपेश बघेल ने हिंदुत्व के संदर्भ में राजनीति की दिशा को बदलने का काम किया। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को हथियार को भूपेश बघेल ने अपना हथियार बनाया है। इसीलिए राम वन गमन पथ के संदर्भ में उन्होंने ये जाहिर किया कि इस कार्य को करने के लिए मैं तत्पर हूँ। और आप इसी की क्या बात करते हैं, अभी उन्होंने जो कथाओं की अपन बात कर रहे हैं कि तमाम लोगों के संदर्भ में, भूपेश बघेल तो स्वयं सरकारी स्तर पर आयोजन करा दिया रामायण महोत्सव का रायगढ़ में, जिसमें कुमार विश्वास की रामकथा करा दी है जी। जिन कुमार विश्वास का कांग्रेस के संदर्भ में एक दूरी दिखती थी, वो कांग्रेस सरकार के आयोजन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और उसके कारण भूपेश बघेल जी को सवालों के घेरे में ला दिया कि भाई उनको इतना भुगतान कर दिया और इनको इतना भुगतान। पर उस जोखिम को भी भूपेश बघेल ने इसलिए ले लिया क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व के संदर्भ में कांग्रेस कटघरे में रही है। कहीं ना कहीं इस देश के बहुसंख्यक वर्ग ने अपने आप को यह महसूस किया कि कांग्रेस ने उसके साथ ठीक नहीं किया। तो कम से कम छत्तीसगढ़ के स्तर पर लोगों के मन में कांग्रेस को लेकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का भाव ना आए, इसे सुनिश्चित करने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं।
चूंकि भूपेश बघेल अपने उद्देश्य में सफल होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए इस नुस्खे का इस्तेमाल कमलनाथ मध्य प्रदेश में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में होड़ चल रही है। अगर विश्वास सारंग आयोजन करा रहे हैं तो कमलनाथ भी आयोजन करा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो कई मंडलियों में भजन गाते हुए अपने को दिख ही जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी भी भजन गाते हुए दिख जाते हैं। तो अब देखना यह है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ये भजन गाते हुए अपने को कब दिख रहे हैं। रामधुन लेकर दिग्विजय सिंह भी निकल गए थे सुबह सुबह के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी चाल को, अपनी ढाल को बदला है हिंदुत्व के संदर्भ में, इन कथाओं के संदर्भ में। और चूंकि कांग्रेस ने भी इस रास्ते को अपनाने की कोशिश की है, इसलिए विषय चर्चा में ज्यादा आ गया है। पर महत्वपूर्ण बात वही है सनी, और वो महत्वपूर्ण बात सनी जी ये है कि राजनेता के कार्य का मूल्यांकन क्या इन धार्मिक आयोजनों के आधार पर जनता करेगी जी, या उसके कामकाज के आधार पर करेगी? बिल्कुल। सरकार के कामकाज का मूल्यांकन क्या इस बात पर होगा कि उसने महोत्सव कितने कराए, या सरकार के कामकाज का मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि आम आदमी की जिंदगी में ये क्या बदलाव लेकर आए, इन्होंने प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया। प्रदेश के संदर्भ में इन 5 सालों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वो किस मुकाम पर पहुंचा, वहां के निवासियों के जीवन में क्या सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव आया। क्या वोटर इसके आधार पर फैसला लेगा, या वोटर इस आधार पर फैसला लेगा कि कथाएं किसने ज्यादा कराई, कौन ज्यादा बड़े महंत को लेकर आया, कौन ज्यादा बड़े कथावाचक को लेकर आया। तो ये सवाल दिलचस्प होगा। बिल्कुल, एक परीक्षा की घड़ी है कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए। लेकिन मुद्दे जिस तरह के हैं, चाहे वो हम शिक्षा की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, या विकास की बात कर ले, महिला अपराधों की बात कर ले, दोनों ही प्रदेशों में लगातार हम देखते कि इसको लेकर जितनी बात होनी चाहिए उतनी बातें इन दिनों हो नहीं रही है। तो क्या एक जो जनमानस है या जो एक आम वोटर है, क्या वो इस दिशा में भी अब गंभीरता से सोच रहा है? क्योंकि हम ये भी कहते हैं कि वोटर इन दिनों बहुत स्मार्ट हो चुका है, स्मार्टफोन के जरिए वो हर चीज जान लेता है कि उसको किसके बारे में क्या जानना है, क्या नहीं जानना है। तो इस तरह का एक जो माहौल या एक जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? राजनेता चाहता ही नहीं है कि वोटर जो चाह रहा है उसके अनुसार उसे सोचने दिया जाए। राजनेता तो ये चाहता है कि मैं जिस अनुसार सोचना चाहता हूं उस अनुसार सोचा जाए। तो इसीलिए ये जो धार्मिक आयोजन है वो वोटर की सोच को प्रभावित करने के लिए ही है। इन कथाओं के माध्यम से राजनेताओं की अभिलाषा ये है कि वह कथावाचक जनता के बीच कुछ इस प्रकार का संदेश दे कि देखो इस व्यक्ति या इस पार्टी से ही आपका कल्याण है, और किसी किसी स्तर पर वो उस पर सफल भी हो रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे आयोजनों की बाढ़ आ रही है। आप लगभग सारे मशहूर कथावाचकों के प्रोग्राम को जान लीजिए, अगले 3 महीने किसी के पास में कोई डेट खाली नहीं है, और वो डेट जो बुक हैं उनके आयोजन के केंद्र में ये 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्यों? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव मूलतः उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में होना प्रस्तावित है। तो ये साफ बता रहा है ना भाई, अगर ये कथावाचक लोकप्रिय हैं, व्यस्त हैं, तो इनके कार्यक्रम पूरे देश में होने चाहिए ना। जब चुनावी समय, उस समय इनके कार्यक्रम यही क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल। और अचानक हर नेता इन आयोजनों के लिए तारीख लेने के लिए क्यों जुड़ा हुआ है? और एक और रोचक बात है, अधिकांश राजनेता इसके लिए किसी ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ना लगे हम ही करा रहे हैं, तो कोई संगठन पकड़ ले रहा है, कोई संगठन पकड़ ले रहा है, कोई संगठन के नाम से काम कर ले रहा है, और इसके माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है मुख्य जजमान के तौर पर। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण जो बात है, हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो राजनेताओं ने तात्कालिक तौर पर सफलता के लिए नुस्खा इन कथाओं को समझा है। अगर ये नुस्खा जनता को भा गया तो ये सिलसिला और बढ़ेगा। पर जनता कथाओं में तो आए, पर जब वोट देने जाए उस समय उस जनप्रतिनिधि और उस राजनीतिक दल के कामकाज के आधार पर अपना फैसला ले, तो शायद इन कथाओं के राजनीतिकरण से समाज बच सकेगा। ये राम कथा, ये भागवत कथा, ये शिव पुराण समाज को सदाचार की प्रेरणा देने के लिए है, ना कि लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। वेद व्यास जी ने ये भागवत कथा इसलिए समाज को नहीं सौंपी थी। बिल्कुल। महर्षि वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस उद्देश्य के साथ रामायण या रामचरितमानस का लेखन नहीं किया था कि आने वाले समय में ये राजनेताओं की सत्ता प्राप्ति का माध्यम बनेगी। इसके पीछे सोच ये था कि इन कथाओं से प्रेरणा लेकर लोग अपने सामाजिक जीवन को बेहतर करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे और इसके माध्यम से अपना परलोक सुधारेंगे। उस उद्देश्य से इन कथाओं का विचलन समाज के लिए भी ठीक नहीं है और इन कथावाचकों के लिए भी ठीक नहीं है। कथावाचकों को भी इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए, मुझे लगता है, कि क्या वह राजनीतिक दल या राजनेताओं के औजार बनने के लिए हैं, या जिस व्यासपीठ पर वह बैठाए जा रहे हैं उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए है।
इस बात पर इन कथावाचकों को विचार करना है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कथावाचकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ जो वोटर्स है उनको भी इस बात को समझना होगा कि कथा या धर्म का उद्देश्य क्या है और क्या वाकई में जिस कर्म भूमि के लिए या जिस कर्म के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना गया है वो उस पर उतने सफल हो पाए हैं या फिर सिर्फ कथा वाचकर या कथाओं का आयोजन करके वो अपने कर्मों से, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जिस तरह से आपने विश्लेषण किया, उम्मीद करते कि जिस तरह से हमने कहा था कि बात सपाट की जो कोशिश है वो यही है कि खबरों के पीछे की खबर क्या है, विषय के पीछे का विश्लेषण क्या है और इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है उसको समझा जाए। आपसे बातचीत में मुझे लगता है कि ये जो जिसका बातचीत का जो सार्थक एक निष्कर्ष निकला वो यही निकला है कि जो बात हम समझाना चाह रहे थे, उम्मीद करते हैं कि दर्शक इसको जरूर समझे होंगे और आने वाले समय में चूंकि जो वोटर्स है उनकी भी एक बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं वो उनको जरूर इसमें मदद करेंगे कि किस तरह से उनको निर्णय लेना है, आगे कैसे बढ़ना है। इसी के साथ बात सपाट में आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।